नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है। आपको बता दें कि मतदाताओं में काफी जोश देखने को मिला है मतदान को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के साथ 4 प्रत्याशियों के बीच टक्कर है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत मुख्यालय में अपना वोट डाला है। उसके बाद जगह जगह बूथों में जाकर क्षेत्र में मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन मांगा है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा पर हमलावर दिखी और बूथों में कांग्रेस एजेंट की एंट्री ना कराने का आरोप लगाया। तो वहीं डीएम कार्यालय में धरना देने की भी धमकी तक कांग्रेस प्रत्याशी ने दे डाली। तो राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें उत्तराखंड से भी इस राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नाम तय किया गया है। डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम पर बीजेपी हाईकमान ने मुहर लगाई है। बीजेपी हाईकमान में अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा उम्मीदवार की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को चुना गया है। तो वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार जिले में सैनी समाज को एक बड़ा तोहफा भाजपा की ओर से माना जा रहा है। इस दौरान कल्पना सैनी ने पार्टी का आभार जताया है। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, मेरा समस्त हाईकमान, मेरे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर धामी जी, आप सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कल्पना सैनी जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, समस्त केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ महिला को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वास्तव में वो बहुत ईमानदार लेडी है, क्योंकि हमने उनके साथ, जब वो जिलाध्यक्ष रही, हम जिला उपाध्यक्ष थे, तो हमने उनके साथ काम किया है और हमें पता है कि कोई भी खर्च ऊपर से अगर करना होता था तो उसका ईमानदारी से एक रुपये का हिसाब वो रखती थी। मतलब ऐसे ईमानदार व्यक्ति को वास्तव में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और जो मोदी जी ने उन्हें ये अवसर दिया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर कल्पना सैनी जी को। बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बजट सत्र पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में बजट सत्र नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है, सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गैरसैंण का डंका पीटने वाली सरकार अब गैरसैंण में ही सत्र आयोजित कराने से पीछे हट रही है। इसके लिए सरकार को प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है
कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझ कर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएं करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि गैरसैंण का डंका बजाने के बाद, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपना ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या होगा। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने देहरादून में अब दबिश दी है। आपको बता दें कि मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि शिमला बाईपास रोड स्थित नया गांव में स्थानीय पुलिस और एसटीएफ भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। युवक को हत्यारों का मददगार बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार युवक हेमकुंड साहिब की यात्रा के बहाने प्रदेश में दाखिल हुआ है। वो अपने कुछ साथियों के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहा था, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पंजाब पुलिस युवक को अपने साथ ले गई है। तो चारधाम यात्रा में यात्रियों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई जगहों पर श्रद्धालु कूड़ा कचरा भी छोड़कर जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस मुद्दे को उठाया और धामों में साफ सफाई करने वालों की जमकर तारीफ भी की। ऋषिकेश में बद्रीनाथ धाम तक हर एक यात्री पड़ाव पर यात्रियों को रुकने की सुविधा उपलब्ध तो है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग कूड़ा भी छोड़ रहे हैं। हालांकि कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है, लेकिन जगह जगह पर कूड़े के अंबार से शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी भारी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए निकायों को निर्देशित किया गया है कि गंगा नदी के आसपास के कस्बों में कूड़ा न फैलाया जाए। ऐसी कोई घटना सामने आती है तो संबंधित निकाय पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो चारधाम यात्रा के दौरान कूड़ा कचरा न फैलाएं। क्योंकि गंगा जी के प्रति मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आस्था है, और जहाँ तक कूड़े को उसमें डालने वाली बात है, मैंने कहा था कि आप जो मेरे चारधाम यात्रा मार्ग में आने वाले जितने भी शहरी निकाय के जो हमारे हैं, उसमें आप 3 बार उसमें आप सफाई करिए और रात को उसमें कूड़ा उठाइए। यदि ऐसी कोई स्थिति सामने आएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां पर एक आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी असफल है। आपको बता दें कि खटीमा सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत गांव झाऊपरसा बगुलिया में आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर वन विभाग की टीम 25 मई की घटना के बाद क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। तो वहीं बाघ को पकड़ने के लिए घटना क्षेत्र में ही पिंजरा लगा दिया गया है। साथ ही ड्रोन और कैमरा ट्रैप के माध्यम से लगातार बाघ की लोकेशन खंगाली जा रही है, लेकिन बाघ अभी तक हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं 13 मई और 25 मई को बाघ के हमले से हुई दर्दनाक घटना के बारे में ही ग्रामीणों में भारी दहशत और भय का माहौल है। कई परिवार अपने घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वही घटनास्थल के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी भय के माहौल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। साथ ही बाघ के दहशत और भय से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि बाघ आदमखोर हो चुका है और घटना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार बना हुआ है, कभी भी हमला कर सकता है। वहीं ग्रामीण बाघ को किसी तरह तत्काल पकड़कर जंगलों में छोड़ने की वन विभाग से लगातार गुहार लगा रहे हैं, ताकि ग्रामीण जनजीवन
सामान्य हो सके। वहीं इस मामले में सुरई वन रेंज अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि अलग अलग टीम दिन रात घटना क्षेत्र में गश्त कर रही है। ग्रामीणों को जंगल और डैम क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि ड्रोन और कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वन रेंज अधिकारी जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद जताते हैं। जब हमने वास्तु स्थिति का पता किया ग्राउंड में जाके, तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि इन लोगों का जो बकुलिया में भी घर है और वहाँ पर भी इनका, जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर भी इनका एक ढाला बना हुआ है। तो वहाँ पर ये खेती के पर्पज से वहाँ जाते हैं और रहते थे। बेसिकली ये लोग बकुलिया में रहते हैं। तो ऐसा प्रकरण हमने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि वो लोग दिन में खेती करने के बाद शाम को अपने घरों में लौट जा रहे हैं। अब वो रात में वहाँ पर प्रवास नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि चूंकि रिसेंट घटना हुई है तो हमारी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी आदमी जो है जंगल की तरफ ना जाए। अब चूंकि ये क्षेत्र बिल्कुल, वो जो क्षेत्र जिन घरों की बात की जा रही है वो आरक्षित वन क्षेत्र से बिल्कुल लगे हुए हैं, डैम क्षेत्र में बने हुए हैं। तो अगर वो रात को नहीं रुक रहे हैं तो वो एक तरीके से अच्छा स्टेप है। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां एक निर्माण टनल में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के श्रीनगर के स्वीत गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदाही संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सुरंग निर्माण कार्य में चालक वीर सिंह की तबीयत खराब होने के चलते उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रेलवे परियोजना की कार्यदाही संस्था ने आनन फानन में मृतक के शव को शमशान घाट ले जाया गया। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को घाट से वापस लाकर मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। कंपनी में कार्यरत मजदूर की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, जिस पर कंपनी के अधिकारियों के साथ सहमति न बनने पर उन्होंने मृतक के शव के साथ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर किसी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए वहां पुलिस बल भी तैनात किया गया। देर रात तक चली बहस के बाद कंपनी ने 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का मुआवजा मृतक के परिवार को देने का फैसला किया, जिसके बाद आक्रोशित मजदूरों ने अपना धरना खत्म किया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनी ने बिना चिता बनाए 2 लकड़ियों और टायरों से मृतक का अंतिम संस्कार करना सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने इस पर कार्यवाही की मांग की है। हमारी मांग एक उचित मांग है, और जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है, और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं। और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है, उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। यहाँ जो है उस आदमी को एक सामान्य तरह से लाकर, एक लावारिस तरह लाकर 2 टायर और 4 लकड़ियों के बीच में जलाने का प्रयास किया जाता है। और आनन फानन में इसका क्या मतलब होता है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। एक व्यक्ति, इनके लिए रेल, मैं भी कह रहा हूँ, रेल आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और ये सरकारी, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मजदूर जो यहाँ पे काम करने आए, अपने तन को, अपने मन को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इतने मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ नहीं होगा तो अभी तो हम बॉडी को लेके मोर्चरी से पोस्टमार्टम करा के बॉडी को लेके गाड़ी के अंदर रखा है, और अभी ये आधा घंटे के अंदर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम बॉडी को उठा के HR के ऑफिस के अंदर रखें। जो मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे।
और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा इनकी भरपाई यही जाने। हम पे भी मुकदमे हो जाए, हम इसके लिए इस पे ऊपर भी पीछा नहीं हटेंगे, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाने होंगे, हम भी उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री चंदन राम दास ने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा है कि जिन मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है तो सरकार इन मदरसों को बंद करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 192 मदरसों को केंद्र व राज्य सरकार ने सरकारी सहायता दी जाती है। मंत्री ने कहा कि बीते दिन उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में कई मदरसों के बिना मान्यता चलने की बात सामने आई है। तो उत्तरकाशी में तिलाड़ी कांड में शहीद हुए किसानों की याद में शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। उक्त पंक्तियां राजशाही के क्रूर दमन चक्र के खिलाफ लोहा लेते हुए तिलाड़ी कांड के वीरों की शहादत को स्मरण किया गया। 30 मई 1930 को हुए तिलाड़ी कांड में 17 किसान शहीद हुए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। बाद में 68 किसानों पर मुकदमे चले और उन्हें 1 से 20 साल तक कारावास की सजा हुई थी। 30 मई को बड़कोट में हर साल तिलाड़ी शहीद दिवस मनाया जाता है। तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, गणमान्य लोगों के साथ पत्रकारों और क्षेत्र के लोगों ने तिलाड़ी में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए तिलाड़ी कांड में अपनी जान न्यौछावर करने वाले जौनपुर क्षेत्र के सभी शहीदों को याद किया गया और इस मौके पर नगरपालिका के शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही तिलाड़ी सम्मान समिति ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारी प्रदीप जैन और महिलाओं के समूह को सम्मानित किया गया। पुरानी पेंशन बहाली से जुड़े कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि देने के बाद दर्जनों शहीदों के परिजनों व समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर में स्थानीय विधायक संजय डोभाल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि धन्य हैं वे शहीद जिन्होंने अपने अधिकार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज उन शहीदों की बदौलत सभी अधिकार हमारे लिए बहाल है। कहा कि शहीद स्थल के विकास के लिए जो संभव होगा वो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। डीएम अभिषेक रुहेला ने कहा कि इस ऐतिहासिक शहीद स्थल के विकास को किए जाने की जरूरत है। मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिनकी बदौलत आज भी जिन्होंने अपने हक हकूक़ों के लिए राजशाही का उस टाइम विरोध किया था और ये उन्हीं की बदौलत है कि आज भी जो हक हकूक़ उस टाइम राजशाही में इन्होंने लड़ाई करके बहाल किए थे वो आज भी हम लोगों को मिलते हैं। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम वो जज्बा दिखाया था जब राजशाही में कोई भी जोर से आवाज़ भी नहीं निकाल सकता था। उस टाइम राजशाही के विरोध में खड़े होके वीरों ने, क्योंकि ये वीरों की धरती है और यहाँ के लोगों को अगर कोई सम्मान से नहीं देता है तो छीन के लेना आता है, ये हमें ये शहीदों ने बताया। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जो तिलाड़ी घटना के जो हमारे वीर शहीद थे उनको हम सभी ने, यहाँ प्रशासन के बाकी लोग भी, क्षेत्र के लोग भी आए हैं, हम सब ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं इस कार्यक्रम को करवाने के लिए नगरपालिका बड़कोट का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इस प्रकार के कार्यक्रम करने से
हम न सिर्फ उन शहीदों की वीरगति को सम्मान देते हैं, बल्कि हमारा जो एक संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसको भी जीवित रखते हैं। साथ ही आज के दिन अनेक सम्मान दिए गए उन शहीदों के परिवारों को भी, और साथ में जो सामाजिक कार्यों में विभिन्न कार्य जिन लोगों ने किए हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।